नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आरती है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बीमारी दूर भगाने के लिए केवल दवा ही नहीं बल्कि स्वच्छता अपनाने की भी जरूरत है और यही कारण है कि अब अस्पताल कर्मी भी लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। अस्पताल कर्मी अस्पताल में आने वाले हर एक मरीज और उनके परिजनों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं और उन्हें ये बता रहे हैं कि अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी और आप स्वस्थ रहेंगे। और साथ में आप अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखें, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। क्योंकि स्वच्छ रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप खुद को स्वच्छ रखें, बल्कि आप अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखें और साथ में जो आपके आसपास के लोग हैं उन्हें भी स्वच्छता का संदेश दें। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे अस्पताल कर्मी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। स्वच्छता का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये आपने देखा। अगर शरीर स्वस्थ रखना है तो अपने आसपास के परिसर के साथ साथ जहाँ पे आप सोते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, उसको तो साफ रखना ही है। अपने आसपास का जो क्षेत्र है, नाली, गली, रोड, सभी साफ रखना है। साथ ही साथ अपने शरीर के साथ जो भोजन होता है, जो खान पान होता है, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। जिस तरह से अभी लोग फास्ट फूड की तरह आकर्षित हुए हैं और फास्ट फूड का चलन बढ़ा है, बीमारियां उतनी ही बढ़ी है। अगर बीमारी मुक्त रहना है तो फास्ट फूड को त्यागना है। साथ ही साथ अर्ली मॉर्निंग और अर्ली नाइट की जो परंपरा है, हमारे पूर्वज जो दे के गए हैं, अगर उसको फॉलो करते हैं तो आधी बीमारी आपकी ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। स्वच्छता हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखता है। गंदगी से कई तरह के संक्रमण का खतरा रहता है, जिसके कारण हम गंभीर बीमारियों से घिर जाते हैं। अतः स्वच्छता अपनाना न सिर्फ अस्पताल कर्मियों के लिए बल्कि रोगियों और स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी बहुत जरूरी है। अपने झारखंड प्रदेश में आज स्वच्छता के प्रति सभी जागरूक हुए हैं। खासकर यहाँ के अस्पताल कर्मी तो पहले से ही स्वच्छता के नियमों का पालन करते आए हैं और लोगों को इसके प्रति जागरूक भी करते रहे हैं। रांची जिले के कोकर में स्थित विनायक नर्सिंग होम में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ की डॉक्टर सोनिया बंसल बताती हैं कि जीवन में स्वच्छता के हर पहलू को अपनाकर ही स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। ये यहाँ लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही हैं और उन्हें व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ आसपास की सफाई तथा स्वच्छ भोजन और स्वच्छ जीवन शैली अपनाने का पैगाम दे रही हैं। कि साफ़ सफाई तो ऐसे भी सब चीज़ में ज़रूरी है। खासकर महिलाओं के लिए अपना साफ़ सफाई मेंटेन करना, रहन सहन का ध्यान रखना, है ना, ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि महिलाएं होती है जो पूरे परिवार का ध्यान रखती है। तो घर में साफ़ सफाई मेंटेन करना, जो किशोरी लड़कियां हैं, जो नया नया मेंस्ट्रुएशन जिनका स्टार्ट हो रहा है, उन लोगों को साफ़ सफाई के बारे में बताना। कपड़ा यूज़ नहीं करना, जो गंदे कपड़े मासिक के दौरान यूज़ करती है उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए या तो साफ़ सुथरा कपड़ा ले, नहीं तो फिर पैड का प्रयोग करें। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी, क्योंकि इन्फेक्शन होने से ही महिलाओं में मासिक अनियमितता होती है, ग्रोथ पैटर्न इफेक्ट होता है। इसके अलावा रहन सहन का भी ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। खान पीन में ज़्यादा फास्ट फूड्स नहीं खाना है, जंक फूड्स नहीं खाना है। कोई भी चीज़ जो घर में जो भी सब्जी आती है, जैसे हम लोग कोविड टाइम में भी देखते थे, हमेशा हम लोग स्वच्छता पे, सिर्फ कोविड में ही ध्यान नहीं रखना है, हमेशा स्वच्छता पे ध्यान रखना है। कोई जो भी सब्जी आप बाज़ार से लाते हैं उसको अच्छे से धो करके बनाना है, अच्छे से अपने घर का साफ़ सफाई मेंटेन करना है। अगल बगल जो नालियाँ हैं उसकी भी साफ़ सफाई रखना है, क्योंकि बाहर से ही गंदगी घर के भीतर आती है। गंदगी आएगी, अपने साथ मक्खी मच्छर लाएगी तो परिवार में बीमारियाँ फैलेंगी, जैसे डेंगू, मलेरिया और भी कई तरह की बीमारियाँ, है ना। तो उसका हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। दिनचर्या अपना साफ, सवेरे उठना है, नहाना धोना, अपना रूटीन से नाश्ता करना है, रूटीन से खाना खाना है। रात में कोई, आजकल जो मोबाइल का प्रयोग हो गया जिसको लेकर के लोग रात भर जागते रहते हैं, देर रात तक सोने से हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। लेट नाइट लोग जागने से हम लोग का मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है जो निकलना बंद हो जाता है, जिसके कारण पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हम लोग आजकल देख रहे हैं महिलाओं में, किशोर अवस्था में, सब में हो रही है। उसका मेन रीज़न है रहन सहन और खान पीन। अगर आप टाइम पे नहीं सोओगे, टाइम पे नहीं उठोगे, फास्ट फूड्स वगैरह ज़्यादा इंक्लूड करोगे, तो आपकी ओवरी में पीसीओडी हो सकती है, मतलब बहुत सारे अंडे एक साथ बनना, किसी भी एक अंडे का अच्छा ना बनना, जिसके कारण आगे चल के मासिक में अनियमितता हो सकती है, बांझपन हो सकता है ना। तो इसलिए रहन सहन और खान पीन तो बहुत ज़रूरी है। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ रोगियों का आना जाना लगा रहता है, अतः अस्पताल में स्वच्छता अपनाना बेहद ज़रूरी है। यहाँ स्वच्छता बनाए रखने में
नर्स तथा सफाई कर्मियों की अहम भूमिका होती है। इनका कार्य आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और रोगियों के वार्ड का नियमित रूप से सफाई करना है। ये यहाँ आए रोगियों और उनके अटेंडेंट को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करती हैं। सुबह में 8 बजे से 2 बजे तक झाड़ू पोछा होता है और डस्टिंग करते हैं, बेडशीट सब चेंज करते हैं, फिर बाथरूम धोते हैं, कपड़ा उपड़ा भी क्लीन करते हैं। पानी में फिनाइल मिलाते हैं। डस्टिंग में शीशा उसा पोंछने के लिए कोलिन से पोंछते हैं। हाँ, जैसे कचरा उचड़ा फेंकना रहता है तो पहन लेते हैं। पोछा करते हैं तो पहनते हैं ग्लव्स। फायदा वो हॉस्पिटल है तो सर सफाई तो रखना है ना। फर्स्ट आते हैं और झाड़ू करते हैं, झाड़ू करके फिर पेशेंट आता है तो बेड लगाते हैं डेली, और पेशेंट सबका कपड़ा अथी चेंज करते हैं आके, फिर चेंज करते हैं बेडशीट सबको धोते हैं, सुखाते हैं। कभी मौका मिलता है तो आयरन मारते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। फिर आते हैं यहाँ ब्लीचिंग डालते हैं, बेड सबको पोंछते हैं तो, और पोछा मारते हैं तो फिनाइल डालते हैं, और हाँ शीशा सबको उसमें भी फिनाइल डालते हैं, और डेली अथी डालते हैं फिनाइल डाल के, और कपूर सब डालते हैं ऊपर। मतलब अलग अलग है, कचरा डालने वाला एक अलग है और ये सब नीडल डालने के लिए अलग है। झाड़ू पोछा डस्टिंग सब करते हैं, बेडशीट सब चेंज करते हैं, बेडशीट लगाते हैं, सुरक्षित रखते हैं। हाँ, घर में झाड़ू पोछा, बर्तन खाने से बनाते हैं। साफ सुथरा रहने से बहुत सुरक्षित रहता है। ये रेड में हम लोग जस्ट आईवी सेट डालते हैं, लाइक बॉटल आईवी सेट एंड सिरिंजेस विदाउट निडल। दिस कॉल इसमें सिर्फ बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स रखते हैं, जैसे प्लाजेंटा हो गया, ब्लड बैग हो गया, देन बॉटल ऑल्सो। तो ये सब में कॉटन स्वैब ये सब डालते हैं। दिस इज़ इसमें हम लोग डालते हैं जैसे वायल्स, एम्पल्स, ये सब सिर्फ डालते हैं इसमें ओनली रैपर्स वगैरह जो भी है, पेपर, न्यूज़पेपर, वो सब डालते हैं। ये होता है हमारा किचन मैनेज, जैसे किचन का जो भी आइटम्स रहता है वो डालते हैं, वाटर बॉटल सब। बिकॉज ये जब भी हम लोग अगर एक साथ डालते हैं, जब हम लोग इसका डिस्कार्ड करते हैं तो दैट टाइम हमारा क्या होता है कि एक ही जगह सब रहने से बाद में प्रॉब्लम होता है। लाइक जब जो भी लेके जाते हैं तो उनको एक में रहने से क्या है, नीडल्स, फॉर एग्जांपल नीडल्स है तो वो हमारे हैंड को, हमारे बॉडी को प्रॉब्लम होगा। जहाँ पे भी डिस्कार्ड करते हैं वहाँ पे सेपरेटली रहना चाहिए ताकि बाद में किसी को हार्म ना हो उससे। जैसे कि अभी अनएजुकेटेड भी उन लोग थोड़े बहुत होते हैं और उन लोग को थोड़ा आइडिया नहीं रहता है, तो उन लोग को हम लोग सजेस्ट करते हैं आप लोग के पास ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कितना सामान है, क्या है, नहीं है, आपके पास जो अवेलेबल है उसी को अच्छे से आप लोग क्लीन करिए, अच्छे से रहिए। जैसे कि जो भी कपड़ा है उसी के साफ़ सुथरा करके, फटा हुआ मैटर नहीं करता है, उसको साफ़ करके अच्छे से लेके रखना है, हाथ धोना है, जो भी है ये तो नॉर्मल है, ये हम लोग कर सकते हैं। तो उन लोग को भी हम लोग इसके बारे में एडवाइस करते हैं। यहाँ सिर्फ विनायक नर्सिंग होम में हमारा साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है ताकि किसी तरह के पेशेंट को किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, किसी तरह का कोई बीमारी ना हो। हर पेशेंट को अलग अलग ये मतलब हर तरह के यहाँ पेशेंट आते हैं, हर तरह की बीमारियाँ होती है, इसलिए हमेशा बेड को हमेशा साफ़ सुथरा, जैसे कि क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर से उसको, जैसे मरीज डिस्चार्ज हो जाता है तो उसमें ब्लीचिंग ये करके उसको क्लीन किया जाता है, प्रॉपर फिनाइल दिया जाता है, प्रॉपर ये ब्लीचिंग पाउडर ये करके, फिर हार्पिक का यूज किया जाता है। यहाँ अलग अलग तरह के मतलब जितना ये केमिकल होते हैं जो सफाई वाले होते हैं उसको ये किया जाता है। हाँ, घरों में जाती है तो फिर उसको अच्छे से बता के जाते हैं कि बच्चे के सामने मतलब जैसे कि नवजात शिशु हो जाता है तो उसको बताते हैं कि उसके सामने ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग ना जाएं, और उसको जब भी ये करे तो हाथ को सैनिटाइज कर ले, उसके बाद भी उसको छुए। और ऐसे भी जैसे हॉस्पिटल में रहते हैं तो उसको भी बताते हैं कि ज़्यादा लोग उसके अंदर ना जाए, मतलब बच्चे के सामने ना जाए, अंदाज ये ना करें, एक एक करके भेजते हैं और एक एक करके ये को जाने बोलते हैं और एक एक करके सब लोग जाते हैं और ये करते हैं। इस अस्पताल में स्वच्छता को बड़ी अहमियत दी जाती है और यहाँ स्वच्छता के हर मानदंड का सख्ती से पालन होता है। यहाँ हाथों की सफाई हो या फिर संक्रमण नियंत्रण की बात हो, बायोमेडिकल वेस्ट का निपटारा हो या फिर उपकरणों की सफाई की बात हो, हर बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अभी जस्ट एडमिट हुई है मेरी वाइफ, बेटी हुई उनको, मैम का ट्रीटमेंट मेरा फर्स्ट बेबी से ही चल रहा है। ये भी कम्प्लीटली ट्रीटमेंट उन्हीं के पास हुई है जब इनका पुराना नर्सिंग होम था वहाँ से, तो काफ़ी पुराना है
मैम का, और एक होता ना करते करते रिलेशन बहुत अच्छा बन गया मैम से। चाहे कभी भी प्रॉब्लम हो रात में भी थ्रू फ़ोन एक कॉल पे मैम देती है। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से मैम से तो हम एनी टाइम हैं, क्योंकि शुरू से जब पहले और सब डॉक्टर्स का जो ओपिनियन था उसके कंपैरिजन में मैम ने बहुत सपोर्ट किया है। जैसा पहले कंडीशन था उस पर बहुत सारे से डॉक्टर्स ने कम्प्लीटली ये कर दिया था, लेकिन फिर भी मैम का था कि नहीं सब होगा, बढ़िया से होगा। एक्चुअली फर्स्ट बेबी मेरी कोविड के टाइम में हुई थी। फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था 24 को, मेरी बेटी हुई थी फर्स्ट 29 मार्च को। तो उस टाइम भी मैम ने अच्छे से सपोर्ट किया था और अभी भी है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप सबके लिए इक्वल, मैंने ये है जो फीस रेंज है, आप चाहे मिडिल क्लास हो या हाँ ईजिली होगा, क्योंकि बाहर और सब आप हॉस्पिटल्स में जाओगे तो फिर अगर लोअर मिडिल क्लास के लिए देखा जाए तो थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ पे आप चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो या मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, फ़ी में कोई मैंने ये है कि आप इजीली कोई भी डुएबल है सबके लिए। मेरा लग रहा है कि फ़र्स्ट टाइम जैसे मैंने पहली बार फादर बन रहा दोबारा, मैंने वो वाला एक्सपीरियंस है। मतलब इतना खुश हूँ कि एक बार खाली सुन के आँख में आंसू आ गई। अभी मतलब बोला मेरे घर में वो पूरी गर्ल्स गैंग हो गई है, मेरी बहन की भी 2 बेटी है, अभी मेरी भी 2 बेटी हो गई है। तो मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। बहुत इफेक्ट पड़ता है, मैंने आपको बताया मोबाइल जो है वो हम लोग की डे लाइट और नाइट लाइट को इफेक्ट करता है। मतलब ब्रेन को ये डायग्नोज ही नहीं हो पाता कि हम लोग दिन में है कि रात में है। इसीलिए बच्चों को तो खास और ज़्यादा मोबाइल प्रयोग करने से आंखों पे असर पड़ता है, दिमाग पे असर करता है, बच्चों की मेमोरी पावर कम हो जाती है। तो ये तो माँओं का रोल है कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को समय व्यतीत करना चाहिए ताकि बच्चे मोबाइल से दूर रहें, क्योंकि जितना मोबाइल में वो लोग इंक्लूड होंगे, बच्चों में हम देख रहे चिड़चिड़ापन बहुत हो जा रहा है ना। वो एक तरह से नशा हो गया है, मोबाइल क्या नशा हो गया है, बच्चे छोड़ते नहीं हैं उसको। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बच्चों को मोबाइल पकड़ा, वो लोग बच्चों को मोबाइल पकड़ा देगी, बोलेगी मैडम अब ये खाना भी खा लेगा, अब ये कुछ भी कर लेगा। तो ये एक तरह का एडिक्शन है, ये नशा है बच्चों में। इसमें खुश होने की बात नहीं है। आप जब बच्चों को खाना खिलाती हैं तो बच्चों के साथ टाइम व्यतीत करिए, उनको डिफरेंट गेम्स दिखाइए, कोई खिलौना दीजिए, फिर खाना खिलाइए। मोबाइल पकड़ा के खाना खिलाना ये तो अच्छा आदत नहीं है। धीरे धीरे फिर वो आदत नशा बन जाती है, फिर बच्चों की मेमोरी पावर पे सब पे इफेक्ट होता है, बच्चे चिड़चिड़े होने लगते हैं, पलट के जवाब देने लगते हैं। इस सब से तो दूर रखना ही है बच्चों को। अर्ली मेंस्ट्रुएशन और एक मेंस्ट्रुएशन ठीक से नहीं आना, दोनों का ही कारण पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, जो मैंने पहले ही बताया। और इसका मेन रीज़न है कि हम लोग का रहन सहन और खान पीन। आप अगर अपने खाने में जंक फूड्स इंक्लूड करोगे, रेगुलर स्लीप पैटर्न नहीं मेंटेन करोगे, फिर स्ट्रेस फैक्टर, छोटे छोटे बच्चों का आजकल स्ट्रेस हो गया है, स्कूल्स में इतना स्ट्रेस दे रहा, होमवर्क का स्ट्रेस, टाइम पे जाना, ये करना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का स्ट्रेस। तो छोटे से बच्चे 8, 9, 10 के बच्चों से स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है, जो वर्किंग वुमेंस तक रहता है। और वो स्ट्रेस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम लोग का हार्मोनल इम्बैलेंस कराता है। वही हार्मोनल इम्बैलेंस फिर मेंस्ट्रुएशन को इम्बैलेंस करता है। पीरियड्स ठीक से नहीं आते, अनियमित माहवारी, बहुत लड़कियां आती है, किसी को 2-2 महीना 3-3 महीना में पीरियड्स आ रहे हैं, किसी को एक ही महीना में 2-2 3-3 बार पीरियड्स आ रहे हैं। तो ये ऑल बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। और इसका रूट कॉज है रहन सहन और खान पीन, और साफ सफाई तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अस्पतालों में स्वच्छता अपनाने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने में अस्पताल कर्मियों की अहम भूमिका होती है। ये लोग स्वच्छता के असली महत्व को समझते हैं और लोगों में गंदगी का दुष्प्रभाव न हो, इसलिए स्वयं तो स्वच्छता का पालन करते ही हैं, साथ ही साथ स्वच्छता का पैगाम भी फैलाते हैं। तो इसी तरीके से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और बात करते हैं कि बदलते मौसम में अगर आप स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं तो आप पे ये भारी पड़ सकता है, यानी कि आप बीमारी की जद में आ सकते हैं। थोड़ी सी भी लापरवाही आप पे भारी पड़ सकता है और आप बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए बदलते मौसम में स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने की खास जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे मौसम में वायरल बीमारियां बहुत तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले सकती हैं। इसलिए बदलते मौसम में खास स्वच्छता का ध्यान रखें ताकि आप स्वस्थ रह सकें। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे बदलते मौसम में आप अगर स्वच्छता का ध्यान रखते हैं तो आप स्वस्थ रह पाएंगे। स्वच्छता का हमारे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है, अतः हमारे लिए स्वच्छता अपनाना बेहद जरूरी है। हमें हमारी स्वच्छता का हर मौसम में ख्याल रखना चाहिए। खासकर ठंड के मौसम में कई तरह की बीमारियां और संक्रमण का खतरा रहता है, अतः ऐसे मौसम में अपने खान पान से लेकर अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता तथा आसपास की सफाई का भी ख्याल रखना अनिवार्य है। यदि ठंड के मौसम में हम स्वच्छता का ख्याल रखेंगे
तो हम कई तरह की बीमारियों से बच जाएंगे। आज आपको हम एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो डायबिटीज और चेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर AK अग्रवाल जी, जिन्होंने कई सारे मरीजों के इलाज किए हैं और उन्हें चंगा किया है। जानते हैं इनसे कि क्या कुछ अभी के लाइफ स्टाइल में बदलाव करें, खान पान में क्या बदलाव करें कि रहन सहन का सही हो और बीमारी कम हो। साथ ही साथ यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से आज बच्चों से लेकर के बूढ़ों के बीच में यह बीमारी जो डायबिटीज जिसको कहा जाता है वो घर कर रहा है, इसका प्रमुख कारण क्या है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि अभी जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, पहले कहा जाता था कि 40, 45, 50 के बाद आते हैं, लेकिन अभी जो 5 साल के, 8 साल के, 10 साल के बच्चे हैं उनको भी हो रहा है, 60 साल से कम उम्र के भी लोगों का हो रहा है और 60 के प्लस के भी हो रहे हैं, तो क्या कारण है? एडल्ट में डायबिटीज़ का मोस्ट कॉमन कॉज है कि लाइफ स्टाइल, सेडेंट्री लाइफ। पहले के समय हम लोग पैदल ज़्यादा चलते थे, वर्क ज़्यादा करते थे, एक्सरसाइज करते थे। आजकल क्या हो गया है, गाड़ी घोड़ा होने के कारण फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। तो डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने के सबसे सरल उपाय है कि आप अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, समय पे साउंड स्लीप लीजिए और सुबह जल्दी उठ के कम से कम आधा घंटा तेज़ी से चलिए या कोई भी एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपका कैलोरी लॉस हो। और जो डाइट हो आपका वो प्रॉपर बैलेंस डाइट हो, मतलब लो कार्बोहाइड्रेट, वेजिटेबल्स होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, नियमित भोजन कीजिए, फास्ट फूड्स को अवॉइड कीजिए, वो आपका एक्स्ट्रा कैलोरी इंटेक को प्रिवेंट करेगा। ठंड के मौसम में कई रोगों का संक्रमण हाथों से फैलता है, अतः इस मौसम में हाथों की सफाई का विशेष ख्याल रखें। इसके अलावा सर्दी जुकाम से बचाव के लिए जरूरी है कि मुंह को रुमाल से ढकें, नियमित रूप से स्नान करें, गर्म कपड़ों की सफाई करें, समय समय पर उसे धूप दिखाएं। अच्छा, अभी जो लाइफ स्टाइल चल रहा है बच्चों में, खास करके फास्ट फूड के प्रति जो लोग बढ़ते जा रही है, उन लोगों की गार्जियन भी अब मजबूर हो जा रहे हैं कि बच्चे यही खाएं, तो उनके लिए क्या कहना चाहें, कैसे उसमें बदलाव है? कारण क्या हो रहा है ना, अब जब से मोबाइल आया है उसमें अवेयरनेस बाहर का कम हो गया है। बच्चे जैसा मोबाइल में देखते हैं सेडेंट्री हो गया, इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि बाहर जाए बिना सब कुछ मेरे को घर में अवेलेबल हो जाए, इसीलिए वो ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं फास्ट फूड की तरफ। जैसा वो देखेंगे वैसा वो फिर डिमांड करेंगे। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए बच्चों को भी नॉर्मल जो इंडियन फूड्स है वो खिलाना चाहिए, क्योंकि जो भी आप फास्ट फूड खिलाएगा उसमें मैदा होगा, वो हानिकारक करेगा बॉडी के लिए। पहले फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होता था, हम लोग बाहर जाते थे, खेलते थे, तो ताकि कैलोरी लूज होता था। मोबाइल के कारण बच्चे दिन भर घर पे रहते हैं, बाहर का एक्सपोजर ही नहीं होता, तो उनका बॉडी बिल्डअप भी नहीं हो पाता, उससे कारण बीमारियां बढ़ने के चांसेस है, आंखों में चश्मा लग जाता है, और वो बाहर सोशल गैदरिंग से भी वो बच जाते हैं। वो भी मोबाइल के कारण ही हो रहा है, क्योंकि आजकल फ्रेंड्स उतना नहीं बन पा रहे ना, दिन भर तो वो घर पे ही रहता है बच्चा, तो मोबाइल में लगा रहा था। फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा तब उसको हाउ टू कम्युनिकेट, दूसरे से किस तरह वार्तालाप करना वो सीखेगा, तो वो इसीलिए आजकल पेरेंट्स भी उतना टाइम नहीं पाते हैं, तो बच्चा अकेले मोबाइल के साथ वो कोई भी उसको कुछ टोकता है तो वो चिड़चिड़ापन आ जाता है। ठंड के मौसम में अपने घर को हवादार बनाए रखें ताकि कमरे में ताज़ी हवा आती रहे। इसके अलावा फर्श की सफाई नियमित रूप से करें, इससे बैक्टीरिया और वायरस का खतरा कम हो जाता है। ठंड के मौसम में खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे मौसम में गुनगुना पानी पीना बेहतर होता है। इस मौसम में अपने भोजन में ताज़ी सब्जियां तथा फल का समावेश जरूर करें। खाना हमेशा गर्म ही खाना चाहिए और जंक फूड से बचना चाहिए। स्वच्छता की बात कर रहे हैं, आप एक डॉक्टर हैं, कैसे लोग स्वच्छ रहें कि बीमारी कम से? अभी जैसे ठंड की सीजन आ रहा है, इसमें सबसे पहले बच्चे, बूढ़े, जो दमा के पेशेंट हैं और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उसको ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो भी बूढ़े और बच्चे हैं उनको बाहर निकलने से पहले पूरा कवर होकर निकलना चाहिए, क्योंकि इसी के समय बूढ़ों में स्ट्रोक का चांस बढ़ जाता है। कोई भी जो अर्ली मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं उसको कोशिश करना चाहिए जब हल्की धूप आए तब बाहर निकले, ताकि वो स्ट्रोक का चांस बच जाए। और बच्चे भी हैं उनको पूरा कवर करके रहना चाहिए, ताकि ठंड नहीं लगे, निमोनिया होने का चांस भी बढ़ जाता है ठंड में। जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है, ठंड की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, तो खान पान में क्या बदलाव होना चाहिए?
अभी तो आजकल तो ग्रीन वेजिटेबल बहुत अवेलेबल है मार्केट में, तो जो भी हरी सब्जी खाइए, खूब पानी पीजिए और खूब ना सूप वगैरह पीजिए और नॉर्मल बैलेंस डाइट लीजिए। सारे लोगों में मान्यता है सर कि जैसे ठंड का मौसम है, सीजनली फल खाएंगे तो सर्दी खांसी होता है, तो क्या नहीं जिसको उससे इंटॉलरेंस एलर्जी है वो प्रिवेंट करेंगे। नॉर्मल आदमी जिसको कुछ भी नहीं है वो कुछ भी खा सकते हैं, बॉडी उसका उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। अब जिसको किसी को माने केला सूट नहीं करता है तो उसको एलर्जिक होगा तो वो केला नहीं खाएगा, किसी को खीरा सूट नहीं करता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ऐसा नहीं है कि ये फूड ठंड में नहीं खाना वो खाना, ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है। आप अपने बॉडी के हिसाब से आप कुछ भी खा सकते हैं। तो इसके लिए क्या चिकित्सक के पास जाके लोग चेक करवाएं कि क्या है? नहीं, वो अपने आप आपको, वो एक दिन से नहीं होगा, वो आपका डेली क्या एक्टिविटी है, क्या सूट कर रहा है उस तरह। जैसे किसी को दही सूट नहीं करता तो वो किसी को दही है बहुत फायदेमंद, जिसको सूट नहीं कर रहा वो उसको प्रिवेंट करता है। तो चिकित्सा के पास जाने से नहीं होगा, वो अपने आप ही ना डेली रूटीन में आपको पता चल जाएगा कि ये फल हमको नहीं खाना है, इससे मेरे को सर्दी खांसी होता है, तो इसको प्रिवेंट करेगा। ठंड का मौसम कई तरह की बीमारियां साथ लाता है, जैसे सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार वगैरह। अतः इस मौसम में स्वच्छता अपनाकर हम अपना बचाव बीमारियों से कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। AK अग्रवाल जी, जिन्होंने डायबिटीज और चेस्ट में स्पेशलिस्ट हैं और बहुत सारे मरीजों का इन्होंने इलाज किया है और वो मरीज आज स्वस्थ हैं। इन्होंने एक चीज़ कहा कि अगर जीवन में सही, स्वच्छ और स्वस्थ रहना है तो खान पान और रहन सहन में बदलाव करना होगा। गैजेट्स आते हैं, उनका उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना कि जरूरी हो। बच्चों में मोबाइल की जो प्रवृत्ति आई है उसको दूर करने में अभिभावक अहम रोल निभाते हैं। अगर आप अभी अपने बच्चों को डांट फटकार करते हैं और कमरे से निकालकर प्लेग्राउंड तक ले जाते हैं तो आधी बीमारी उनकी ऐसे ही दूर हो जाएगी। खान पान में फास्ट फूड के प्रति लोगों का जो आकर्षण बढ़ रहा है उसमें बदलाव की ज़रूरत है। दूसरे देशों की तुलना करने से कोई फायदा नहीं है। रहन सहन हमारा जो भारतीय प्राकृतिक भोजन है और उस अनुसार जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि थाली ग्रीन और येलो, वाइट, रेड होनी चाहिए। अगर वेजिटेबल खाते हैं, सीजनली फल खाते हैं तो बीमारी कम होगी। डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उसको अगर प्रयोग में लाते हैं तो स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार। तो आपने देखा ना कि कैसे बदलते मौसम में आपको स्वच्छता के प्रति विशेष जागरूक रहने की जरूरत है ताकि आप स्वस्थ रह सके। तो इसी तरह बातों का सिलसिला हम जारी रखते, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हमारी टीम के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।